दोस्तों नमस्कार। ये समय है प्राइम टाइम का और प्राइम टाइम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन खबरों के बारे में जो देश और विदेश सभी जगह चर्चा में हैं। राजनीति, अपराध और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे उस खबर पर जो हरियाणा में इस समय सुर्खियों में है, और हरियाणा में भी सुर्खियों में है चौधरी देवीलाल के परिवार को लेकर, जिस परिवार को अमित शाह ने सिरसा दौरे में पूरा महत्व दिया था। दूसरी चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री जो यूएनए में है, अमेरिका में हैं, और उनके अमेरिका दौरे में वहाँ के कई सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी थी बाइडेन को। तीसरी चर्चा मणिपुर की होगी कि जहाँ पर एक दौर जारी है आतंकी घटनाओं का, यानी कि मणिपुर जल रहा है। और चौथी, राम मंदिर के निर्माण को लेकर के आपसे बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्राइम टाइम की मुख्य खबरों पर आपसे बात करें, उससे पहले नज़र डाल रहे हैं उन खबरों पर जो सुर्खियों में हैं। तो पहली खबर वही प्रधानमंत्री मोदी की कि यूएनए में प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया को योग का संदेश दे चुके हैं और आज देर रात को वो अमेरिकी संसद यानी कि अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। दूसरी खबर यह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जो देश ये नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, वे समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी खबर यह है कि यूपी, दिल्ली और कोलकाता समेत देश के 50 से ज़्यादा स्थानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। और चौथी खबर, पटना में जो विपक्ष की बैठक होने जा रही है कल, उस बैठक के अंदर अभी फिलहाल सीट शेयरिंग और प्रधानमंत्री पद के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, ये कहा है नीतीश कुमार के बहुत नज़दीकी सहयोगी और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने। और पांचवी खबर यह है कि असम में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं, कई जिलों में 1 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। और छठी खबर कुश्ती महासंघ की कि जिसके चुनाव की तारीख बदल दी गई है और चुनाव अब 11 जुलाई को होंगे, जो इलेक्शन की तारीख पहले 5 जुलाई मुकर्रर थी। और एक प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से कि जिसमें कि रोनाल्डो ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जो प्राइम टाइम का हिस्सा हैं। सबसे पहले बात अपने हरियाणा की, और हरियाणा यानी कि देश का हरित प्रदेश, और यहाँ की राजनीति हो या किसानी, वो सब हरियाली से भरपूर है। मैंने आपसे जो बताया कि हरियाणा की सियासत भी कम रंगीन नहीं है, क्योंकि देश की राजनीति में हरियाणा के 3 लाल परिवार यानी कि चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल, इन 3 लाल परिवारों का हरियाणा की राजनीति में पूरा हस्तक्षेप रहा है। हालांकि आज हरियाणा के अंदर चौथे लाल हैं जो 10 साल लगभग पूरे करने जा रहे हैं, जिनको लगभग 8.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं प्रदेश में राज चलाते हुए। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन 3 लाल परिवारों की जिनके बिना राजनीति अगर ये कहीं पूरी नहीं होती, उनकी चर्चा अगर ना की जाए तो। हालांकि ये सब बातें अब बीते समय की हो चुकी हैं, क्योंकि तीनों लाल आज दुनिया में नहीं हैं। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं तो पक्ष हो या विपक्ष, सभी प्रदेश में चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, और चुनाव के अंदर चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल का परिवार आज भी प्रभावी होता है। अब वर्तमान की बात करें तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, जिसने अभी हाल ही में सिरसा के अंदर भारत विकास रैली की और उस रैली के जरिए मिशन 2024 का शंखनाद किया। और शंखनाद करने वाले थे देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के चाणक्य अमित शाह। अमित शाह ने जिस रैली के अंदर कहा कि सफल गौरवशाली रैली जो सिरसा के अंदर हुई, उस रैली के दूरगामी संदेश होंगे, ये अमित शाह ने रैली के अंदर कहा था। विकास रैली में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर भी हालांकि उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया था, लेकिन उनकी रैली के बाद से चर्चाएं हैं, और चर्चा एक बार और तेज हुई जब कल यानी कि बुधवार की रात को भाजपा मुख्यालय में हरियाणा के भाजपा नेताओं की बैठक हुई। और अब ये राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तय अंतिम समय तक ही हो पाएगा कि आखिर इस गठबंधन का क्या होता है।
और क्योंकि राजनीति है, कौन कब किसके खेमे में चला जाए और कौन कब किसको पटखनी दे दे, यह बता पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन उन राजनेताओं के बोल और उनकी रैलियों से कुछ संकेत तो मिल ही जाते हैं, जिसे राजनीति के धुरंधर और राजनीति जो जानने वाले समझ लेते हैं। अब सिरसा में हुई अमित शाह जी की रैली से निकलकर जो बातें सामने आई थी, अगर उनकी तरफ कुछ देखा जाए तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2024 में, यानी कि जो लोकसभा के चुनाव होंगे और फिर जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें बीजेपी जेजेपी गठबंधन रहेगा या फिर बीजेपी अपने साथ नए लोगों को जोड़ेगी। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने राज्य में सियासी दबदबे वाले चौधरी देवीलाल परिवार से जुड़े वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर ली है। भाजपा के चाणक्य अमित शाह, पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बेटे और इस समय प्रदेश के अंदर जो निर्दलीय विधायक हैं रानिया के, जो हरियाणा की मनोहर सरकार को समर्थन दे रहे हैं, और सरकार के अंदर बिजली और जेल मंत्रालय जैसे उनके पास महत्वपूर्ण विभाग हैं। चौधरी रंजीत सिंह को अमित शाह ने मंच पर पूरा सम्मान दिया था, ये रैली के दौरान दिखा। रैली में रंजीत सिंह जी का संबोधन भी हुआ और रैली खत्म होने के बाद अमित शाह रंजीत सिंह चौटाला के घर चाय पीने भी गए। और रैली के 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी देवीलाल के पुत्र और जो उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के सिरसा के, आजकल वर्तमान में सरकार में राज्य स्तरीय बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, आदित्य देवीलाल को नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर बोर्ड का सीनियर वाइस चेयरमैन नियुक्त कर दिया। और उन्हें इस पोस्ट को मिलने के बाद जो आदित्य देवीलाल हैं, उनके खेमे में बहुत खुशी की लहर है। सिरसा के अंदर चर्चाएं हैं और इसके राजनीतिक दूरगामी संदेश की बात भी की जा रही है। लेकिन सिरसा में बीजेपी के ही कुछ लोग आदित्य देवीलाल का कद बढ़ने से परेशान हैं। खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि उन्हें हटाने की कोशिश चल रही है। वहीं जननायक जनता पार्टी भी इस फैसले से, यानी कि आदित्य देवीलाल के जो कद बढ़ाने का फैसला है, उससे ज़्यादा खुश नहीं है। क्योंकि अमित शाह अपनी सिरसा रैली में पहले ही कह चुके हैं कि चौधरी देवीलाल के देखे गए किसानों के सपनों को बीजेपी ही पूरा कर रही है। बीजेपी चौधरी देवीलाल के बहाने सिरसा में जाट नेता तलाश कर रही थी और मान लिया जाए कि रंजीत सिंह चौटाला और आदित्य देवीलाल के रूप में अगर ये तलाश पूरी हो गई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके साथ एक बात और है दोस्तों कि भाजपा ये अच्छी तरह जानती है कि हरियाणा की सियासत में इस समय देवीलाल का परिवार बिखरा हुआ है। एक तरफ अजय चौटाला हैं जो अपने बेटों के साथ इस समय सरकार के अंदर भागीदार भी हैं जननायक जनता पार्टी बनाकर। दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने के लिए परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। तीसरी तरफ रंजीत चौटाला हैं। रंजीत की आजकल ना अभय सिंह चौटाला के परिवार से बन रही, यानी कि अपने बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से, और ना ही भतीजे अजय सिंह के परिवार से। आपने देखा होगा पिछले दिनों अभय सिंह चौटाला के बयान थे रंजीत जी को लेकर कि जो अपने भाई का सगा नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। और अभी दिग्विजय के बयान भी आए रंजीत चौटाला को लेकर। आप इस बात को यूँ भी समझें कि जो 2019 का विधानसभा चुनाव था, उसमें कहीं अगर राजनीति के अंदर एक शब्द आता है अंदर खाने, यानी कि भीतरी तौर पर, तो चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल थी और चाहे वो जननायक जनता पार्टी, दोनों का कहीं छुपा हुआ समर्थन रंजीत जी को था। और दोनों पार्टियां ये भी कहती हैं कि हमने रंजीत जी को विधायक बनवा दिया था। और विधायक बनने के बाद रंजीत चौटाला बीजेपी जेजेपी सरकार में शामिल हुए और मंत्री बन गए। आपको रंजीत जी के बारे में ये भी बता दें कि जब 1987 से 1991 तक चौधरी देवीलाल की सरकार थी, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, और जब हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल जब उप प्रधानमंत्री बनके केंद्र में चले गए थे, हरियाणा की कमान देने की बात आई थी, तो उस समय रंजीत चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला में आपसी मनमुटाव इतने बड़े थे, और जो अंत यूं जाके हुआ कि रंजीत चौटाला ने लोकदल छोड़ा और कांग्रेस में शामिल हुए। रंजीत चौटाला लंबे समय कांग्रेस में रहे, लेकिन 1987 के बाद रंजीत चौटाला को विधायक बनने का मौका नहीं मिला और वो विधायक बने 2019 में। विधायक बनकर मंत्री भी बन गए। लेकिन अब मैंने जो आपको बताया कि परिवारों में कहीं गड़बड़ है, यानी कि एक तरफ अभय सिंह चौटाला है, एक तरफ अजय सिंह चौटाला हैं और एक तरफ रंजीत चौटाला भी हैं। आदित्य देवीलाल पहले से ही बीजेपी में हैं। तो अभय सिंह चौटाला जो इलैनो के एकमात्र विधायक है एलनाबाद से, आदित्य देवीलाल पिछला चुनाव हार गए थे,
उन्हें बीजेपी पूरी मजबूती दे रही है और मान लिया जाए कि 2024 के चुनाव में भी बीजेपी उनको टिकट देगी। एक बात दोस्तों और बता दें कि जो मैंने 3 लाल परिवारों की आपसे चर्चा की, उन लाल परिवारों में चौधरी देवीलाल के परिवार के सदस्य भी बीजेपी में हैं और चौधरी भजनलाल के परिवार के सदस्य भी बीजेपी में हैं। केवल एक बंसीलाल का परिवार ऐसा बचा हुआ है, चौधरी बंसीलाल के परिवार का कोई सदस्य अभी तक भाजपा में शामिल नहीं हुआ। तो चौधरी भजनलाल परिवार के लोग यानी कि भव्य बिश्नोई विधायक के रूप में इस समय बीजेपी में हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बार हरियाणा की हरित पॉलिटिक्स क्या और नए रंग लेके आती है। लेकिन लगता है कि देश के इस हरे रंग को यानी कि देश की हरियाली को, देश की संपन्नता को अब विदेश तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकीय यात्रा पर गए हुए अमेरिका और कल उन्होंने योग के जरिए पूरी दुनिया को जोड़ने का संदेश दिया। तो वहीं अपने दिए हुए उपहारों से भी अमेरिका के फर्स्ट मैन यानी कि जे बाइडेन और उनकी पत्नी फर्स्ट विमेन को सम्मानित किया। हमारा देश आज भी वही भारत देश है जहाँ दूध दही की नदियाँ बहती हैं। ये संदेश था मोदी जी के उपहारों में भी छुपा हुआ। मोदी के दिए गए उपहारों में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी यानी कि राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी को 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड तोहफे में दिया। तो उन्होंने बाइडेन को विशेष चंदन का एक डिब्बा दिया जो चंदन की लकड़ी से बना हुआ था, चंदन की मैसूर की लकड़ी। बढ़िया अच्छी नक्काशी थी, जयपुर के शिल्पकार ने अपने हाथों से उसे बनाया है। बॉक्स में एक तरफ गणेश जी की मूर्ति है और उसके आगे एक दीपक है और इसके साथ साथ बॉक्स के अंदर कोलकाता के चांदी के कारीगरों ने जिस मूर्ति को अपने हाथों से बनाया, साथ में चांदी का दीपक, इसके अलावा उसके अंदर चांदी के बने 10 डिब्बे भी हैं। प्रधानमंत्री ने बाइडेन को जो उपहार स्वरूप 10 डिब्बे दिए हैं उनके अंदर चांदी का नारियल भी है, भूदान की भूमि की जगह भी है, मैसूर कर्नाटक का चंदन भी है, तमिलनाडु से लाए गए सफ़ेद तिल के बीज भी हैं, राजस्थान का निर्मित सोने का सिक्का भी है, गुजरात का नमक भी है, पंजाब का घी भी है, महाराष्ट्र का गुड़ भी है, उत्तराखंड के चावल भी हैं। यानी कि रंग बिरंगा जो तोहफा है वो राष्ट्रपति बाइडेन को पीएम मोदी की तरफ से दिया गया। और व्हाइट हाउस के फैमिली डिनर में गुजराती गरबों के साथ मोदी जी का जो स्वागत किया गया वो भी देखने लायक था। खाने के व्यंजन में मैरिनेटेड बाजरा, गिल्ड मकई के दाने का सलाद, तरबूज और तीखा एवोकेडो सॉस, भरवा पोर्टेबल मशरूम, मीठे में गुलाब जामुन और इलायची वाली स्ट्रॉबेरी शार्ट केक शामिल थे। यानी कि पूरी तरह से भारतीय व्यंजनों से, भारतीय शाकाहारी व्यंजनों से सजा हुआ जो थाल था जिससे मोदी जी का स्वागत हुआ। दोस्तों, मोदी का यह दौरा बहुत अहम है। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों को मोदी संबोधित करेंगे। फाइटर जेट को मेड इन इंडिया की इंजन की ताकत मिल जाएगी और उम्मीद ये है कि दोनों ही देशों की ये बैठक एक सफल और सक्षम राजनीति और सांस्कृतिक उदाहरण पेश करेगी। मोदी जी के इस दौरे से उम्मीद बहुत हैं। सामयिक रिश्तों को एक नया मोड़ मिलेगा, लेकिन देश में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो जल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपसे मणिपुर की। मणिपुर जो हिंसा की आग में झुलस रहा है, जिसकी आग की लपटें बुझने का या कम होने का नाम नहीं ले रही। मंगल और बुधवार को भी रुक रुक कर गोलीबारी हुई। सेना ने यूएनएलएफ के 4 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया। इन लोगों के पास से 51 मिलीमीटर की मोर्टार बरामद किए गए। और अब इन चिंताजनक हालात को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विपक्ष भी लगातार इस बैठक की मांग कर रहा था। आपको बता दें कि गृह मंत्री अपने मणिपुर दौरे पर मैतेई और कुकी समूहों के कैंप में भी गए थे। उन्होंने दोनों पक्षों से अपील की थी कि वे शांति बनाए रखें। हिंसा को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी दुख जताते हुए कहा है कि मणिपुर हिंसा ने राष्ट्र के अंतरात्मा को गहरा आघात दिया है। सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया और उसमें कहा है कि मुझे मणिपुर के लोगों पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि वो इस त्रासदी से उभरेंगे। उम्मीद है कि पूरे देश की जनता को भी मणिपुर में फैली इस हिंसा से छुटकारा मिल जाएगा। देश के लोगों को एक और उम्मीद भी है जो सत्तारूढ़ पार्टी का एक सपना रहा है, और वो सपना है अयोध्या के राम मंदिर का। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि में निर्माणाधीन मंदिर में राम लला के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा का साप्ताहिक अनुष्ठान 17 जनवरी से 24 जनवरी तक किया गया है। 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही रामलला के नेत्र भी खोल दिए जाएंगे और श्रद्धालु उनके दर्शन कर सकेंगे, यानी कि 2024 के शुरू में। और इसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर ये है कि ग्लोबल एजेंसी फिच रेटिंग्स चालू वित्त वर्ष
2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6% से बढ़ाकर 6.3% कर चुकी है। पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ रही है। फिच ने यह बदलाव भारत की तेज विकास रफ्तार को देखने के बाद दिया है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी बीते साल की चौथी तिमाही में अनुमान से लगभग 6.1% बेहतर रही है और अब फिच ने विकास का अनुमान वित्त वर्ष 2023 के 7.2% को देखते हुए किया है। वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.1% की दर से बढ़ी थी। तो दोस्तों, लगता है कि आने वाले समय में जिसकी पूरी संभावनाएं हैं कि भारत एक अर्थशक्ति बनने जा रहा है और विश्व की तीसरी अर्थशक्ति की ताकत बन सकता है। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ उन खबरों पर जो आपसे सरोकार रखती हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।